लेकिन एक किताब मुझे अभी मिला है और मुझे गर्व है कि ये जो किताब है वो लिखने वाले का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आने वाले दिन हमारा साहब का विचार जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। और इसलिए जो प्लान लिखा हुआ है कि महापुरुषों की जयंती मनाने से भी युवा क्रांति पैदा हो सकती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि महापुरुषों की जयंती के साथ साथ महापुरुषों के जो विचार है उनको भी अगर मानकर उनके ऊपर चलकर अगर हम चलेंगे तो युवा क्रांति जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ये मेरी थॉट है। और मेरा ये कहना है कि आज हम जिस पर्पस के कारण यहाँ पर है, मैं सावित्रीबाई फुले को बहुत ही पहले सुनते भी एक उनकी विचार तो हर महिलाओं को हर पुरुष को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं लड़की बनकर किताब उठाई, मैंने लड़की बनकर किताब उठाई तो धर्म काम उठा, मैंने लड़की होकर किताब उठाई तो धर्म काम उठा, परंपरा चिल्ला गई। मैं लड़की होकर किताब उठाई तो धर्म काम उठा और परंपरा चिल्लाई। मैं चुप नहीं रही, मैं फिर भी चुप न रही। मैंने कहा तुम्हारा डर मेरी ताकत बनकर आगे आएगा, तुम्हारा डर मेरी ताकत बनकर आगे आएगा। और आज भारत की हर पढ़ी लिखी महिला माता सावित्रीबाई फुले के कारण ही जो भी बोलती है, जो भी आज है अंतरिक्ष तक पहुंची हुई महिलाएं पहुंची है। यहाँ तक कि घर के चूल्हे से लेकर अंतरिक्ष तक जो भी सफर जो महिला काटती है वो माता सावित्रीबाई के त्याग और बलिदान के कारण ही वहाँ तक पहुंची है। तो हम महिलाओं को और पुरुषों को मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, हमारी बेटियों को क्या कहते हैं, फूलों की तरह रखना चाहिए, बेटियों को फूलों की तरह रखना चाहिए। हमारी बच्चियों को आप लोग फूलों की तरह रखते हो और उस फूलों की तरह जब बच्चियां बड़ी होती है तो उनको कोई ना कोई उसका नोच खाता है, उसको कोई ना कोई नोच खाता है। तो मैं अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को फूलों की तरह साथ साथ मधुमक्खियां की तरह भी पालन करो। उसको देखने से पहले 100 बार उसको सोचे और बाद में उसको सके। तो हमारी महिलाओं को आपको बढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए ताकि उनकी ताकत हमारे भारत की माँ बहन और भाइयों तक दुनिया के तक पहुँचे। दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि वामन मिश्रा साहब आज यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनके विचारों से आज भारत का जो शासन है, जो शासन करता है वो डरा हुआ है। आपको मैं सीधा मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी की जो है वो मोदी जी कांप रहे हैं, डर कांप रहे हैं। आप लोग कई लोग कहते हैं अरे आप लोग कार्यकर्ता वामदल इतने सालों से कुछ करने दिखता ही नहीं है। अरे किसको दिखता है? आप लोग जरा ब्राह्मणों के घर के अंदर जाकर देखो कि मेश्राम साहब क्या करते हैं, उनको मालूम। मेश्राम साहब और मेश्राम साहब के कार्यकर्ता क्या करते हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनको मालूम है। नहीं तो पहलगाम का जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ ना, मोदी कांप रहा है कहीं मेश्राम साहब की जुबान खुल न जाए। मेश्राम साहब लोगों को जागरूक अभी तक मेश्राम साहब ने पूरा बायोडाटा निकाला नहीं है कि वो पहलगाम का हमला कैसे हुआ। और मैं मोदी को धिक्कारती हूँ, कायर कहती हूँ नरेंद्र मोदी को। अभी वो मोदी कह रहा है कि मैं घर घर जाके सिंदूर बांटूंगा। अरे हमें तुम्हारे सिंदूर की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आदमी हमारे लिए बहुत है। तेरा सिंदूर हम नाक मारते हैं, तेरा सिंदूर हम क्या करेंगे? हमारा आदमी हमारे लिए बहुत है, तेरा सिंदूर हमको चाहिए नहीं। अगर 9 तारीख के बाद अगर भाजपा ये लोग अगर आपके घर पर आते हैं तो महिलाओं को कहना चप्पल लेके खड़े रहे, उनको जूते से मारते पड़े, जूता लेके भगाना। सिंदूर की हमको जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? रोजगार की जरूरत, हमें शिक्षा की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। वो तो ना हमें सिंदूर की, हमारा सिंदूर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें सिंदूर की जरूरत नहीं। मोदी जी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर भरा हुआ है, हमारे रगों में खून भरा हुआ है। अगर सिंदूर का थोड़ा सा इतना कम भी अगर आदमी पी जाए ना तो मर जाता है, तो उसके अंदर सिंदूर भरा पड़ा
जरूरत पड़े तो मेरे पास लेके कहना चाहती हूँ, कुछ होता है तो सिंदूर चढ़ाया जाए, खून चढ़ाया न जाए। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने की बहुत 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 ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको लोगों को जागरूक करना चाहिए कि मोदी और आरएसएस के लोग जो है हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए जिस तरह प्रयत्न कर रहे हैं, हमको उनकी गुलामी नहीं चाहिए। हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर राज हो, ऐसा हमको राज चाहिए। उसके लिए मिश्रा साहब हमको दिन रात जो प्रयत्न कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मारकर हमें शासन का भी जमात बनाने का, वो शासन का भी जमात बनेंगे, हमारे माँ पुरुषों के विचार तक पहुँचाएंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी को आकर लाकर हम लोग एक दिन शासन का भी जमात बनेंगे। मुक्ति मोर्चा के द्वारा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं क्षत्रिय मूलनिवासी महासंघ, इन तमाम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं कुछ आज को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें खास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, वामसेन तो हमारा मौलिक संगठन है, बेसिक संगठन है। तो इसको बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा और इसकी वजह से आज हमारे पास 625 जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। टोटल 769 जिले हैं भारत में, 36 स्टेट है। 36 में से 32 राज्यों में वामसेन का संगठन फैला हुआ है। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर के पार और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास जो 4 स्टेट है, बंगाल और असम से आगे, अगर वो छोड़ दिए जाए तो बाकी 625 जिलों में हमारा संगठन फैला हुआ है, फैला हुआ। तो इस वजह से ये एक आज के तारीख में बहुत बड़ा संगठन बना हुआ है। ये पहला संगठन है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों के बीच में केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को केडर बेस क्या होता है, अदर नंबर ऑर्गेनाइजेशन अभी भी समझ नहीं आती। केडर बेस क्या होता है? इसलिए ऐसे बहुत सारे संगठन बनते हैं, उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा नहीं। तो मैं थोड़ी रियायत देकर बोल रहा हूँ, तो 3 साल, उससे ज्यादा उनकी उम्र नहीं होती है और 2-3 साल में वो संगठन बनते भी है और गायब भी हो जाए। अगर अभी ये जो संगठन है, ये संगठन दीना लाला जी ने इसको शुरू किया, काशीराम जी ने इसको संस्थागत और संगठित रूप देने का प्रयास किया
बड़े साहब ने और काशीराम जी ने पूरी जिंदगी लगाई कि 3 लोग रहे। सबसे पहले दीना बालाजी, और राजस्थान के लोगों को थोड़ा गौरव की बात होनी चाहिए कि दीना बालाजी मूल रूप से राजस्थान के लोगों को जानकारी नहीं है शायद, मगर हमें क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो मूल रूप से राजस्थान के थे, मगर यहाँ से दिल्ली में जाके बसे थे। तो नहीं, राजस्थान से तो उनको नौकरी के लिए पूना गए डिफेंस में, और फिर ट्रांसफर होकर पूना से दिल्ली गए थे, वही रिटायर्ड होकर वहां बस गए थे। तो दीना बालाजी पहले व्यक्ति थे। मानसिक के बारे में जब भी कोई चर्चा होती है तो ज्यादातर काशीराम जी का ही नाम आता है, मगर ये बात हम लोगों ने सारे देश और दुनिया को बताया कि इसकी शुरुआत जो है वो दीना बालाजी के द्वारा। हम लोगों ने इसको सबसे पहले सामने लाया कि इसकी शुरुआत दीना बालाजी के द्वारा। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का मुद्दा विवाद का कारण बना, और इस मुद्दे को दीना बालाजी ने ही उठाया। दीना बालाजी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का मुद्दा उठाया। वो जो तमिलनाडु का ब्राह्मण था जिसके साथ उन्होंने झगड़ा किया, और फिर उसको काशीराम जी ने, क्योंकि उसी मैनेजमेंट में दीना बालाजी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और काशीराम जी अधिकारी सीनियर मैनेजर था। जब ये बात को पता चली तो उसकी जो उसका कैबिन था इंजीनियर मैनेजर का, उसके 2 दरवाजे होते, इतना बड़ा कैबिन था। तो काशीराम जी ने उनको देखे गए और काबड़े साहब को और दीना बालाजी को कहा कि 2 दरवाजे पर खड़े क्यों? किसी तीसरे आदमी को जब तक मैं अंदर हूं आने मत देना। मैं अंदर रहूंगा और आप दोनों दरवाजे पे रहो, अंदर मत आने देना। और फिर काशीराम जी जो है उनको खड़े रख करके अंदर गए। तो वो जो तमिलनाडु का ब्राह्मण था उसके बाल पकड़कर काशीराम जी ने ऐसे बाल पकड़कर उसको टेबल पर ऐसा मारा था, तो उसके नाक से खून निकल रहा था। तो कपड़े साहब ने देखा कि उसके नाक से खून निकल रहा है, तो दौड़कर काशीराम जी को पकड़ा और जो पकड़कर उसको बाहर लाए। तो काशीराम जी ने इन दोनों को दरवाजे पे इसलिए रखा था क्योंकि वो प्लान बना कर गए थे किसी पिटाई कर, और जब पिटाई करूंगा तो कोई गवाह नहीं होना, गवाह नहीं होना चाहिए कि मैं इनको पीटा करके। तो कोई गवाह नहीं था, जो गवाह थे वो दीना बालाजी थे और कपड़े साहब। तो ये तो उनके गवाह नहीं बन सकते थे, तो इसलिए तो कपड़े साहब को और दीना बाला को पहले उन्होंने सस्पेंड किया था, और जब काशीराम जी ने उनकी पिटाई की तो दोनों को रीइंस्टेट किया, दोनों को दोबारा इस सर्विसेज को चालू किया, और दोनों की जगह काशीराम जी को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद काबड़े साहब को काशीराम जी ने बुलाया उनके कमरे में
अकेले रहते थे। तो बुलाकर पूछा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बातें करते हो, तो उनका कोई किताब वाला है क्या पढ़ने के लिए? ताकि है। तो खापर्डे साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे फेमस किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट काशीराम जी को पढ़ने की थी। तो रात में खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद सवेरे 6 बजे जब 6-7 बजे के आसपास खापर्डे साहब गए तो काशीराम जी जगे हुए थे और वो किताब पढ़ने के बाद काशीराम जी ने कहा कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा। और इस किताब को कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जिंदगी की राह मिल गई है। तो यहाँ से सस्पेंशन के बाद मैं थोड़ा पंजाब जाने का सोच रहा था। अगर मैं पंजाब जाने का कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ और ये जो किताब में जो बताया गया है काम, उस काम को करने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगाई। साथियों, मार्क्सिस्ट जो संगठन है एक जिंदगी लगाकर बनाया गया संगठन, ये छोटा मोटा संगठन नहीं। तो मीना बालानी की जिंदगी लग गई, आचराम जी की जिंदगी लग गई, खापर्डे साहब की जिंदगी लग गई, और अभी भी एक मेरी उम्र 67 चल रही, 67 मेरा नहीं है। तो लगभग मेरी भी जिंदगी जो है इसमें लग गई है। मगर इसका परिणाम के स्वरूप एक बात सामने आई कि एक बहुत बड़ा संगठन, एक विशाल संगठन आज इस सारे प्रयास के द्वारा निर्माण करने में आया। तो आज 625 किलो में संगठन है और 2-3 हजार से ज्यादा तहसीलों में संगठन है। अभी हमारी जो योजना है वो योजना मार्क्सिस्ट मुलाजिमों का संगठन है। मार्क्सिस्ट जो है कर्मचारी लोगों का संगठन है। सिविल सर्विस स्टैंडर्ड रूल्स उनको लागू होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, उनको सिविल सर्विस स्टैंडर्ड रूल्स लागू होते हैं। और ये सिविल सर्विस स्टैंडर्ड रूल्स जो है बहुत सारे काम करने के लिए अवरोध करते हैं। तो मान लो आपको किसी राजनीतिक काम में शामिल होना तो आपको अलाउ नहीं करते। अगर आप बहुत बड़े आंदोलन में सहभागी होते हैं, अगर आपको 2-3 दिन की जेल हो गई और नौकरी मिल जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आज भी होती है। मगर इसके बावजूद भी काशीराम जी ने अपने सही जजमेंट में सबसे पहले मार्क्सिस्ट संगठन बनाने पर ज्यादा जोर लगाया। ये ज्यादा जोर लगाने का मामला मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ? इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे समाज का आंदोलन लॉन्ग टर्म आंदोलन क्यों नहीं चलता? तो उस आंदोलन को चलने के लिए, चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 चीजें निरंतर चाहिए, कांस्टेंट सोर्स चाहिए। और ये कांस्टेंट सोर्स काशीराम जी ने ऐसा सोचा, उन्हें जजमेंट बनाया कि ये सारे सोर्स केवल एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जो कर्मचारी है उनके अकेले के पास ही उपलब्ध है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समाज से कंपेरिजन में इनको हर महीने सैलरी आती है, रेगुलर आती है, चाहे
जाए, सैलरी तभी रोकी नहीं जाती, चाहे किसी भी प्रकार का सूखा पड़ जाए, मगर कर्मचारी की सैलरी बराबर दे देती है। तो पैसा भी इनके पास, किसी भी आंदोलन को लगातार रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो वो भी पैसा होना, क्योंकि ये बड़े लिखे लोग हैं, इनके पास ही तमाम प्रकार का हुनर है, जानकारी रखने का हुनर, ज्ञान रखने का हुनर, बोलने का हुनर, समझाने का हुनर, लोगों को जगाने का हुनर, तमाम प्रकार का हुनर इन लोगों के पास होता है। समय, क्योंकि ये कर्मचारी है तो सैटरडे संडे की सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी छुट्टी होती है, राज्य सरकार के लोगों को संडे को होती है, और शाम को 6 बजे के बाद रात के 11 बजे तक अगर कोई कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करने का काम करना चाहता है तो उसके लिए फ्री है। और अगर जिंदगी का मकसद निर्धारित कर दिया जाए तो उस मकसद को पूरा करने के लिए इन लोगों को मेहनत और श्रम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, और इनके पास किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है, क्योंकि महीने की सैलरी मिल रही है और अपना परिवार चल रहा है, तो किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इसलिए काशीराम जी ने सबसे बेस्ट जजमेंट बनाया कि कर्मचारी लोगों का संगठन बनाए बगैर हमारा आंदोलन आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वावलंबी नहीं बन सकता। स्वावलंबी और स्वाभिमानी संगठन के बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वावलंबी और स्वाभिमानी, अगर हमारे संगठन को बनाने वाले लोग, स्वावलंबी का मतलब है अपने ऊपर अवलंबी, स्वाभिमानी का मतलब है किसी के इशारे पर काम करने वाले नहीं, तो अपने बलबूते पर काम करने वाले और अपने दिमाग से काम करने वाले, अपने रिसोर्सेज पर काम करने वाले। तो ऐसे लोग जो है, अगर आंदोलन को उपलब्ध करना है तो ये कर्मचारी लोगों ने ये सारी योग्यताएं उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले काशीराम जी ने बाक्सेल बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, और 78 तक उन्होंने बाक्सेल पर जो लगाकर 13 स्टेट में और 140 जिलों में संगठन निर्माण करने में कामयाबी हासिल की, और उसको आधार बनाकर उन्होंने फौरी तौर पर DS4 नाम का DS4 का मतलब था, इसका लॉन्ग फॉर्म था दलित शोषित समाज सदस्य, दलित और डी शोषित समाज संघर्ष समिति सचालन। तो उन्होंने DS4 ऐसा नाम दिया। हैरानी में कि तो कोई केमिस्ट्री का या फिजिक्स का फार्मूला जैसा लगता है, ऐसा लोगों को शुरू में लगा, जो कि काशीराम जी BSc थे तो वो साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, उन्होंने संगठन का नाम भी DS4 इस तरह से रखा। तो वो बहुत तेजी से सारे देश भर में फैला, और उसके बाद बहुत कम समय में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के बाद 84 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो बहुजन समाज पार्टी बनाने का जो मकसद था वो हमारे लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था, शासन करती जमात होना हमारा लक्ष्य है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शासन करती जमात होना हमारा लक्ष्य है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि केवल शेड्यूल कास्ट के 15% लोगों से या 15% वोटों से न ये भी एमएलए चुनकर जा सकता है, न ये बीएमपी चुनकर जा सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही ये प्लान बनाया था कि आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद शेड्यूल कास्ट के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है, संविधान शेड्यूल ट्राइब के लिए व्यवस्थाएं की गई है, ओबीसी के लिए 340 में व्यवस्था की गई है, और इनसे कन्वर्टेड जो माइनॉरिटीज है उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो इन लोगों का कोई संगठन होना चाहिए और इन लोगों का कोई राजनीतिक दल होना चाहिए।
ताकि इन लोगों के वोट का अधिकार है वो हम लोगों को भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को मिला और हम लोग लगातार वोट देने का काम कर रहे हैं। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। हमारे लोगों को पता नहीं है ये 2 अधिकार। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, एक शासक बनने का। 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का, शासक बनने का। तो हमारे लोगों ने ये सोचा कि शासक हजारों सालों से हम लोग शासित बनकर काम करते रहे। हम लोग शासित हो गए तो हमारे लोगों की मानसिकता में आ गया शासक। तो इसलिए वोट के अधिकार में मगर 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। वोटर चाहे तो चुनने के लिए यूज कर सकता है, वोटर चाहे तो बनने के लिए कर सकता है। तो हमारे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद शासक चुनने का, इस वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए किया और एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने आमतौर पर कांग्रेस के ब्राह्मणों को चुनने का काम किया। हमारे लोग बीजेपी के बारे में सतर्क, बीजेपी के बारे में सतर्क, मगर कांग्रेस के बारे में सतर्क नहीं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि निशान जी आपकी टिप्पणी कांग्रेस पर ज्यादा होती है और बीजेपी पर कम होती है। तो मैंने कहा मेरी टिप्पणी कांग्रेस पर इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग कांग्रेस के झांसे में फंसे, तो जिसके झांसे में फंसे हुए हैं उससे उसको निकालना होगा और फिर अपने स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन को जोड़ना होगा। दूसरे लोगों को तो केवल जोड़ने का एक काम करना पड़ता है, हमें तो पहले तोड़ना पड़ता है फिर जोड़ना पड़ता है। कांग्रेस से तोड़ना पड़ता है फिर अपने आंदोलन से जोड़ना पड़ता है। एक काम नहीं 2 काम। अगर आप इसको एक ही मानकर करते रहो तो आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। अगर लोग हमारे पास है, लाखों लोग अगर हमारे पास है, आ जाए हमारे पास, तो कांग्रेस के साथ चिपके हुए लोग जो थे उनको हमने वहां से निकाला। काशीराम जी का कल परसों में स्पीच सुन रहा था, मैडम के पास इसका रिकॉर्ड है। उसमें वो कह रहे थे कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, नागपुर का स्पीच है उनका, कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो कहा हमने उसको बाहर, ऐसा उनका स्पीच है नागपुर का कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर हमने किया। तो हमारे आंदोलन का सबसे ज्यादा बुरा असर कांग्रेस पर, कांग्रेस का ब्राह्मणवाद समाजवाद में छुपा हुआ। कांग्रेस कभी भी समाजवाद की बात करती, कांग्रेस हमेशा समाजवाद की बात करती थी और समाजवाद में ब्राह्मणवाद छुपाती थी। ये बात हम लोगों ने के द्वारा सारे देश के लोगों को हम लोगों ने ये छुपा हुआ ब्राह्मणवाद है। कांग्रेस की वजह से ब्राह्मणों की प्रशासन में 76% से ज्यादा ब्राह्मण और कश्यप लोगों का कब्जा वरिष्ठ जो आईएएस आईपीएस आईएएस अधिकारी की जो चौकट तैयार की गई है उसमें जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है भारत का, अब इस सर्विस कमीशन के द्वारा
लोगों को ऑल इंडिया की परीक्षा में पास करवा कर भेजा जाता था, तो सबसे ज्यादा यही लोग थे और इनके माध्यम से सारे देश के जिलों में कांग्रेस ने अपना मजबूत ढांचा तैयार करके हर जिले में ब्राह्मणवाद को अमल में लाने का काम ब्राह्मणों के IAS अधिकारी लगाकर IPS अधिकारी लगाकर ये काम किया। और इस वजह से हम लोगों को इसके लिए अपना आंदोलन निर्माण करने के लिए, स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन निर्माण करने के लिए हम लोगों को कांग्रेस को टेकअप करना पड़ा। कांग्रेस को ज्यादा अब लोग क्रिटिसाइज करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के लोग हमारे कोई रिश्तेदार थे या बीजेपी हमारे नजदीक थी या बीजेपी के फेवर में हम कोई काम करते थे। बीजेपी के बाद में तो हमारे लोग पहले से ज्यादा थे और उनके झांसे में फंसने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो जिससे झांसे में वो फंस रहे थे उसकी वजह से हमारा स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण नहीं हुआ। वो निर्माण करने के लिए हम लोगों ने ये सारे देश भर में फिर इस तरह का अभियान चलाया। आज 625 जिलों में संगठन है। ये अपने आप नहीं करा, इसके लिए रात दिन मेहनत करके बिना बनानी कसरत की, कपड़े की, और अभी मैं जिंदगी भर इस काम को हम लगे रहे और हमसे 625 जिलों में एक ढांचा तैयार किया। अब हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क क्या है कि ये जो ढांचा हमने तैयार किया, अब इस ढांचे का उपयोग करते हुए हम लोग विशाल आंदोलन का निर्माण करना चाहते हैं। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं संघर्ष करना होगा। ब्राह्मणवाद से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा। तो इसी वजह से अभी आप लोगों ने 9 अप्रैल को अपने जेल रोक किया और 1 जुलाई को हम भारत बंद कर रहे हैं और 2030 तक एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हमने बनाया। 2030 तक 6.5 लाख गांव है, 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों में हम अपने संगठन का भौगोलिक नेटवर्क खड़ा करना चाहते। तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन तो उनके साथ चर्चा करके बनाया जा सकता था, इसलिए ज्यादा लंबा समय लगा। मगर मासेस का संगठन आंदोलन के द्वारा ही निर्माण किया जा सकता है। मासेस का संगठन बगैर आंदोलन से निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग अभी आंदोलन पर सबसे ज्यादा खर्च करेंगे। तो 1 जुलाई को ये जो भारत बंद का हमने कार्यक्रम बनाया, तो इस पर आपको सारे देश भर में और आपको राजस्थान में हर जिले में ध्यान देना। तो भारत बंद करने के लिए आपको अपने अपने जिले में क्या करना चाहिए? राजस्थान के लोगों को भारत बंद नहीं करना है, राजस्थान के लोगों को राजस्थान बंद करना है और जिले के लोगों को अपना जिला बंद करना है। तो जितनी हमारी ताकत है उसके अनुसार यदि आप जिला मुख्यालय पर शहर में कोई ऐसा चौराहा अगर आप देखते हो, वो चौराहा ज्यादा रहता है, वहां अगर आप लोग इकट्ठा करते हो, ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा करते हो, 200-400 लोग इकट्ठा करते हो, तो वहां चौराहे पर इतने लोग इकट्ठा हो गए तो अपने आप ही ट्रैफिक जो है वहां रुक जाएगा। चारों तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो रुक जाएगा। हमको अपने स्टेप के अनुसार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसको रोकना। इससे क्या होगा? अगर यही बात 600 जिलों में 625 जिलों में हुई तो भारत बंद हो जाएगा। जय घंटा के लिए हो, जय 2 घंटे के लिए हो, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी संगठित शक्ति है, जहां हमारी संगठित शक्ति ज्यादा है वहां ज्यादा घंटे के लिए हो सकता है। ये हम क्यों करना चाहते हैं? हम लोग पागल थोड़ी है करना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करना चाहते। क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होगा तो ट्रैफिक में तो SC ST OBC माइनॉरिटी की कमी होगी।
ट्रैफिक में केवल ऊपर वाले ही रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। ट्रैफिक में तो जिनकी हमारी संख्या ज्यादा है वह लोग भी रहेंगे, स्वाभाविक रूप से रहेंगे। जब रहेंगे तो जिन लोगों को वक्त से भारत मुक्ति मोर्चा और हमारा आंदोलन लागू नहीं है, जब वो घंटा 3 घंटा ट्रैफिक जाम होगा तो उनके बीच में चर्चा होगी। तो ये क्या क्योंकि अखबार वाले तो हमारी खबर नहीं छापते। आप लोगों ने कभी हमारी वामन मेश्राम की खबर राजस्थान पत्रिका में पढ़ी? आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमसे बहुत छोटे लोगों की खबरें आती हैं। वामन मेश्राम से बहुत छोटे लोगों की खबरें जो है वो राजस्थान पत्रिका में आती है, मगर राजस्थान पत्रिका में वामन मेश्राम की खबर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अपने प्रयासों से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, अगर मान लो कि ये डेली पेपर पर और मास मीडिया में इनकी खबरें आना शुरू हो गया तो ये आंदोलन रूपांतरित होने के लिए बहुत कम समय में हो जाएगा। करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी, हमारी आवाज अगर करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, हमारी जानकारी लोगों तक पहुंच गई, हमारी विचारधारा पहुंच गई, हमारा स्लोगन पहुंच गया, हमारे विचार पहुंच गए, हमारे मुद्दे पहुंच गए। अब ओबीसी की जातियां गिनती का होता है, ओबीसी की जातियां गिनती का मुद्दा है, वो गिनने के लिए क्या करना? सरकार जो है गिनती में तैयार नहीं है। जब सारे देश भर में हमने इस इशू को उठाया और बैठक के सारे देश भर में देना शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी ने अपने होम मिनिस्टर को अमित शाह ने मोदी को रिपोर्ट दिया कि ओबीसी की भर्तियों में ये जो भारत बंद की मीटिंगें शुरू हो गई है, देश भर में चल रही है मीटिंगें और बस्तियों में मीटिंगें हो रही है, ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे दी। तो प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ा देश को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने रोकने के लिए ओबीसी की जाति आधार गिनती करने का फैसला घोषित कर दिया और ओबीसी को मैसेज दिया कि जब मैं ही कर रहा हूं तो आप मेहराम की मीटिंगों में जाने की क्या जरूरत है? जब मैं कर ही रहा हूं ओबीसी की जाति आधार गिनती जब मैं कर ही रहा हूं, ये तो मैंने भारत बंद करने के बाद मोदी ने ऐलान किया, दबाव पड़ने के बाद ऐलान किया। मैं जानता हूं ये मेरे आंदोलन को ओबीसी के लोगों का सपोर्ट ना मिले इसलिए, तो ये काउंटर स्ट्रेटेजी का मामला है, ये ओबीसी की जाति आधार गिनती करने का मामला नहीं है। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने का, ओबीसी के लोगों का साथ सहयोग और समर्थन ना मिलने के लिए, करने के लिए नहीं है, ये मैं जानता हूं। इसलिए हमने ये आंदोलन जारी रखा। हम ये नहीं कहा कि वो मोदी ने ऐलान किया तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। अगर गिनती हो ही गई तो इसके आंकड़े घोषित होंगे क्या? इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी घोषित किया गया क्या कि इतने साल आजादी को हो गए 75 साल, इसमें ओबीसी को कितने मिले और 3.5% ब्राह्मणों के कितने आईपीएस आईएएस अधिकारी है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी क्या है, ये सारे आंकड़े वो लोग हमको देंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता ये आंकड़े देंगे। केवल हमारा जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ऐसा करे, तो हम तो ये जानते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आंदोलन को जारी रखा और जाति आधार गिनती का मुद्दा आपने छोड़ा नहीं है, ये जारी रहेगा और इसको हो सकता है वास्तविक जानकारी के लिए लगातार 2030 तक हो सकता है लगभग 14 बार हम तो भारत बंद करेंगे और हमारी कोशिश है कि
कि 6 लाख गांवों तक हमारा आंदोलन पहुंचना चाहिए। और आंदोलन केवल आंदोलन नहीं रहना चाहिए, आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित होना चाहिए। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी। अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करो, पता करो, पुराना 2000 साल का इतिहास नहीं पता। 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, मैं सोच ही रहा था कि मेरा भाषण है और बिजली क्यों नहीं जा रही, मेरे भाषण में बिजली क्यों नहीं जा रही है। तो पहले भी ऐसा बोलने से थोड़ा प्रेशर पड़ जाता, क्योंकि ये जो है ये लाइव है, जा रहा है, आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा है। ये जो है ये लाइव उधर जा रहा है, बिजली बोर्ड के लोगों के पास भी जा रहा है। उधर जो पंडित इंजीनियर है ना, वो उसको भी पता चलता। हमारे लोगों को ये टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, वो लोगों को पता है। तो वो लोग के नियंत्रण में है, सरकारी साधन उनकी साधन नहीं है, उसका उपयोग करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करने के लिए और इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए एक ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, ईवीएम मशीन का मुद्दा हमारे लिए सबसे भयंकर है। क्योंकि हम ही लोग हैं, वामसेव के लोग हैं, वामसेव के ही लोगों ने इस बात को सारे देश भर में जाकर फैलाया। वोट का महत्व भी हमारे लोगों को हमको ही बताया। हमारे लोगों के वोट ज्यादा है, 100 में 85% वोट है, ये तो हमारे लोगों ने ही भारत के लोगों को बताया। लोग तो पहले भी भारत में रहते थे, निवास करते थे, खाते पीते थे, सोते थे, मगर उनको ये आंकड़े पता नहीं थे कि 100 में 85% लोग हमारे हैं और 30-35% वोट के आधार पर सेंट्रल में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय हमारे आंदोलन के जन आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ते हुए जन समर्थन की वजह से करना पड़ा। आप लोगों को याद नहीं होगा 2010 के बाद से ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठा रहा हूं। अभी 2024 चल रहा है, 2010 से मैं चला रहा हूं। और आपके राजस्थान के ही अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, सब्जेक्ट रखा गया था जयपुर में, जो तो 10 से ये काम जो है हम लोगों ने इसको यहाँ चर्चा करके फिर आंदोलन किया था, दिल्ली भर में आंदोलन किया था। तो इस बात को हम लोगों ने सारे देश भर में फैलाया और इसको इश्यू बनाया। तब आज ये इश्यू बना और कितना बड़ा इश्यू बना, आप लोगों को एग्जांपल देके सबूत देके बताता हूँ। राहुल गांधी के पास हमारे मुद्दे चुराने के अलावा कोई मुद्दा है? पता है आपको? ध्यान जितने मुद्दे पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने कहे, वो सारे के सारे मुद्दे हमारे। राहुल गांधी के अपने कोई मुद्दे नहीं, वो सारे के सारे मुद्दे जो है हमारे मुद्दे उठाए होंगे। वो मुद्दे उसको उठा रहा है तो उसको मालूम है कि ये मुद्दे कांग्रेस को तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचाने वाला है और हमको दूसरे नंबर पर पहुंचाकर फिर कुछ दिन के बाद हम लोग पहले नंबर पर पहुंच सकते हैं। इस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा है। तो जिस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं वो हमारे मुद्दे के आधार पर उनको समझ में आ रहा है। उन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी के द्वारा उठाया जाए। ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट भी कभी नहीं था।
उसको डायरेक्ट मेरे बढ़ते हुए कारवां को रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस वालों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ने बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस ने कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उसको डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसकी और एक विशेष बात आपको बता, मल्लिकार्जुन खड़गे वो शेड्यूल टाइप है, ये तो मालूम है, तो पर एक बात मालूम नहीं होगी, मेरी जाति और मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति एक ही। अच्छा, अब आपको पता चला। अच्छा, कर्नाटक शेड्यूल कास्ट में वहां नहीं। ये तो बोलो ना, मैं बॉर्डर के स्टेट है ना, ये कर्नाटक तो महाराष्ट्र बॉर्डर का स्टेट है ना। वो शेड्यूल कास्ट का मैं हूँ, शेड्यूल कास्ट में मेरी जो जाति है सेम जाति का मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरे को मालूम नहीं होता है ना, आपको मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा और बड़ी वास्तविकता जाति है। अगर आपको जाति का पता नहीं है, कौन आदमी मिनिस्टर है, उसकी जाति क्या है, तब तक पता नहीं चलता इसके विचार करने का तरीका। जाति का पता करो, तब तक आपको विश्लेषण करने के लिए डाटा पर्याप्त नहीं मिलेगा। तो ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि उन लोगों को हमारे आंदोलन की जानकारी, हमारे आंदोलन का प्रभाव, आंतरिक प्रभाव कितना बढ़ रहा है, इसकी जानकारी शायद हमारे समाज के लोगों को नहीं होगी। जो लोग काउंटर करने के लिए, हमें काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा रहे हैं, तो उनको हमारा प्रभाव मालूम है, इस वजह से ऐसा उनको करना पड़ता है। हमारे लोगों को मालूम नहीं है हमारा प्रभाव कितना बढ़ रहा है। 2030 तक एक छेगा गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का विचार आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आपके राजस्थान के जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि मैंने ही ये बताया कि देश में जो क्षत्रिय है जितने, ये सारे के सारे मूल रूप से नाग लोग। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करो तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि एक नाग लोग है, मूल रूप से जो क्षत्रिय लोग है, एक नाग लोग है। नाग लोगों में से क्षत्रियों का निर्माण किया गया और उनको एकोमोडेट किया गया वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय के तौर पर। और करके ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणों का वर्चस्व मजबूत करने के लिए उनका उपयोग किया। और ये बात क्षत्रियों को समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही, ये बात हमने सारे लेवल में उठाई कि जो क्षत्रिय है मूल रूप से नाग हो गए। इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर का अध्ययन करोगे तो उनके लिटरेचर में नाग का विश्लेषण आता है। ग्राफ थोड़ा केयरफुली करो और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसका अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि ये मूल रूप से नाग लोग। और मैं महाराष्ट्र का मैं भी नाग बारे में, महाराष्ट्र राजवाड़ी नाम का भारत का पुणे का ब्राह्मण जो था, भारत का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है राजवाड़ी। उसने कहा महाराष्ट्र की स्थापना एंशिएंट इंडिया में नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना जो है वो नाग लोगों ने की। सम्राट मौर्य जो था वो नाग नहीं लोगों को लगा भाई अरे साहब लग रहा होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में या सारे दुनिया के प्राचीन इतिहास में जो नेचर में जो शक्तिशाली बातें होती थी, लोग और लोगों का समूह उसके साथ जुड़कर अपना नाम उसको साथ आइडेंटिफाई करते हैं।
तो भारत के जो बहुत ज्यादा मार्शल लोग थे, मार्शल लोगों ने अपने को, वो नाग बहुत खतरनाक होता है, तो उसके साथ अपने आप को जोड़कर अपनी आइडेंटिटी नागों के साथ की, ऐसा उसका मानना। उसको शास्त्रीय भाषा में टोटेम सिद्धांत होते हैं। शास्त्रीय भाषा में समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है टोटेम। अगर समाजशास्त्र का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि टोटेम का एक सिद्धांत है, उसमें उसका मूल रूप तक पहुंचने की बातें पहुंचाई जाती है, जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से साथियों, मूल रूप से राजस्थान के जो क्षत्रिय लोग हैं, केवल राजस्थान में नहीं, सारे देश भर के जो क्षत्रिय लोग हैं, ये मूल रूप से नाग लोग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा कि भारत का जो इतिहास है वो नाग लोगों का और ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास। भारत का जो इतिहास है, ये जो इतिहास का विकास हुआ है भारत में, एक नाग लोगों के और ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास है। अब देखेंगे किसी भी राज्य में जाओ, ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का कहीं पर भी आपस में बनता नहीं। उनका संघर्ष जो है लगातार हर जगह चलते रहते, हर स्टेट। तो इसका मौलिक कारण जो है वो हिस्टोरिकल है, और इसका मूल कारण ये नाग लोग है, और इस वजह से ऐसा होता है। इसलिए जो राजस्थान के लोगों ने ये जानकारी ली और इससे उन्होंने सबक सीखा और अपने मूल रूप को उन्होंने अपने आप के साथ आइडेंटिफाई किया। ऐसा करने की वजह से नाग लोगों के साथ उनका जुड़ाव हुआ, और इस तरह से एससी एसटी ओबीसी के साथ राजस्थान के नाग लोगों ने पहल करके सारे देश भर के क्षत्रिय लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया। ये और ज्यादा खुशी की बात है। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया में ये चर्चा चलाई कि एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा करने का हम ऐसा प्रयास कर रहा, इससे ही हम लोग परेशान थे, अब वो क्षत्रिय को भी जोड़ रहे हैं, क्षत्रिय भी हमसे जा रहे हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया में चलाई गई, ब्राह्मणों ने चलाई कि क्षत्रिय भी जा रहे हैं। जहाँ के हैं वहीं जाएंगे, थोड़ी जाएंगे, तो जहाँ के हैं वहीं जाएंगे। इतिहास की बारीकी की जानकारी जैसे जैसे होगी, वैसे वैसे अपनों का एहसास होता है, और अपनी जानकारी जब आदमी अपने मूल रूप की जानकारी ग्रहण करता है उससे उनको पता लगता है। तो इस तरह से राजस्थान के लोगों ने ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट की, ये देश भर में फैल रही है। राजस्थान के जो क्षत्रिय लोग है, ये लोग सारे देश भर में जो क्षत्रिय लोग है, उनको एक तो मिश्रित दे रहे हैं, उनके बीच में हलचल है सारे देश भर में, और धीरे धीरे एक क्षत्रिय लोग सारे देश भर में ब्राह्मणों से कट जाएंगे, और ब्राह्मणों से कटते ही ब्राह्मण धाराशायी हो गए। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है उसको टिकाए रखने के लिए क्षत्रियों का बहुत बड़ा रोल है। ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्षत्रियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो क्षत्रिय स्लिप बैक हो गए तो ब्राह्मणों की जो दीवार है ना, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है भरभरा के गिर जाएगा, आराम से गिर जाएगा, और ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो नीचे हड्डी पसली की संभावना कम है, क्योंकि जितने ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतना हड्डियां कमजोर होगी, सबसे ऊपर ज्यादा रखेगी, सबसे ऊपर वही है, और ये कई हजार साल से ऊपर है, तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये बारीकियां मैं यहाँ आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये बारीकियां समझकर फिर काम करना चाहिए। हम लोग सारे लोग नहीं है जो कुछ भी कर रहे, मनमानी कर रहे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग मनमानी करने का काम कर रहे हैं, लोग नहीं है, दिमाग से ही काम करते हैं, दिमाग से काम करके ही अपना काम करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, बगैर सबूतों के कोई काम करते नहीं है। तो इस तरह से साथियों, तो ये आंदोलन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे।
मैं अभी कंक्लूड कहना चाहूँगा, आज मुझे पहले ही करना चाहिए था, मगर तो विस्तार से जानकारी देने की वजह से थोड़ा। साथियों, आप लोगों को जो राजस्थान के क्षत्रिय लोग हैं, उन लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और उनके यूनिट्स राजस्थान में खड़ा करने के लिए ओबीसी के मानसिक के लोग हैं, उनको भी मदद करना चाहिए और ऐसा करने से बहुत सारी बातें होगी। सारी बातों की चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता हूँ, सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएगी, जो डिस्क्लोज करना उचित नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अभी हमारा आंदोलन पीक अवस्था में, आखिरी बात कह रहा हूँ, पीक अवस्था और 2030 तक ये 6 लाख गाँव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और 2030 तक ही ये जन आंदोलन में भी रूपांतरित हो जाएगा। इस काम को मैं लगा और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो 5-6 साल में वो आने वाला नहीं। अगर बीमार भी होगा और अगर मेरी बात उसने सुन लिया तो बोलेगा नहीं, अब तो फिर मैं देख कर ही उसकी उम्र करते हैं 5-6 साल में ये सारी बातें जो है वो हो जाती है। तो इसीलिए अभी वो समय आ गया है। तो ये केवल हमारे प्रयासों की वजह से हो रहा है, ये कहना उचित नहीं है, मैं ऐसा कह दिया दीना माना नहीं। उसके बाद बड़े साहब, उसके बाद हाजिरा दी, उसके बाद मैं ये काम से करके इतना लंबा समय है, इतने देर से इतना लोगों की जिंदगी लगी तब ये जाके ये मामला यहाँ तक आके पहुंचा हुआ है। और इसलिए ये ताकत जो है अभी हमारे लोगों के पास आई हुई है और इसका आने वाले समय में बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूँ, इसको राजस्थान के जिले में, तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में, हर गाँव में और SC ST OBC के अंदर उसको पहुँचाने का काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जो माइनॉरिटी में मुस्लिम है वो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, वो ऐसे ही आप SC ST OBC के लोग मिलजुल कर इकट्ठा हो जाओ, मुस्लिम लोग आपका साथ सहयोग और समर्थन करने के तैयार है, तत्पर है। धन्यवाद।